नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बहराइच पुलिस ने गोलीकांड के 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को पैर में गोली लगी है। सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक सरफराज और तालिब ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों को लगी है। पुलिस ने 3 नामजद सरफराज, मोहम्मद पईन, अब्दुल हमीद समेत अफजल और मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली इलाके में हांडा बसेरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालिब को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद करने ले गई थी। एसपी विंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था। उन लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिम को गोली लगी। तो न्यूज 18 पर एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बहराइच गोलीकांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। मुख्य आरोपी सरफराज समेत 2 को गोली लगी है। तो बहराइच के आरोपियों का एनकाउंटर यहां पर किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहां से लगी? मैम किसी के जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। बहराइच एनकाउंटर पर डीजीपी का भी बयान सामने आया। डीजीपी ने बताया कि आरोपियों को पुलिस हथियार बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। हथियार के पास जब टीम पहुंची तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पकड़ो भाई उसको। की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर के बाद किस तरीके से ये 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। उस वक्त स्पॉट की तस्वीरें, अस्पताल में जब ये घायल थे तब की तस्वीर और अस्पताल के बाहर पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा। पुलिस का फोर्स बड़ी संख्या में वहां पर लगाई गई थी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमला कर रहे हो? हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? बहराइच एनकाउंटर पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को छुपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। बहराइच एनकाउंटर पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया। बर्क ने धर्म विशेष को टारगेट कर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है।
खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था खाली बहराइच नहीं उत्तर प्रदेश में लेकर के नाकाम है। कानून व्यवस्था का राज कायम नहीं हो पा रहा है और बहराइच के अंदर कोई किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ, इस टाइप की घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्योंकि लोगों के दिल से कानून का डर नहीं रहा। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लोगों को हक और इंसाफ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार ये साबित करना चाहती है वो सिर्फ एक समाज के खिलाफ कार्रवाई करती है। आगे बढ़ते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत आई है। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की तरफ से याचिका वापस लेने के मुद्दे पर आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अवधेश प्रसाद के पक्ष ने याचिका वापस लेने का विरोध किया। विरोध के चलते कोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी है। तो अवधेश प्रसाद के वकील ने यहां पर विरोध किया है। विरोध के चलते सुनवाई की अगली डेट दी गई है। अब 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीरापुर विधानसभा को लेकर बैठक हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कादिर राणा, शोएब राणा समेत आधा दर्जन नामों पर चर्चा हुई। बैठक में आए पदाधिकारियों ने आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर छोड़ा। उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव कल प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार पर कई वार किए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी यहां पर चुनाव हार जाएगी। बीजेपी के तमाम आंतरिक सर्वे में भी ये रिपोर्ट सामने आ रही थी, इसलिए वहां पर हार के डर से चुनाव टाला गया। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे। इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद वहीं अजय राय ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस और एसपी दोनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे और दावा किया कि सभी सीटों पर एनडीए को हराएंगे। बहुत जल्द निर्णय आ जाएगा, मिलके लड़ेंगे। की सीट मिल रही है आपको? मिलके लड़ेंगे, 10 की 10 डंके की चोट पर जीते। बहुत जल्द निर्णय आ जाएगा, मिलके लड़ेंगे। की सीट मिल रही है आपको? मिलके लड़ेंगे, 10 की 10 डंके की चोट पर जीते। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेता शामिल रहे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी, सीएम धामी सभी कई बड़े नेता पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। आपका ये कट दूर दूर तक जहां तक निगाहें जाती है वहां पे आपका हुजूम ये दिखा रहा है कि भारत में बिजली बनाए बम ना बनाए, आप सभी लोग चोट ना खाएं, आप सभी सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचे, ये हमारा वादा आपके माता पिता से भी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन पहले कर दिया गया है। नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। हालांकि एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाथरस पुलिस ने घरों के अंदर अवैध पटाखों के भंडारण की खबर पर छापा मारा। रेड के दौरान पुलिस ने करीब 161 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। पुलिस ने 4 घरों से पटाखों का जखीरा पकड़ा है। अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है। थाना सिकंदराव पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि त्योहार के मद्देनजर पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चलाए हुए है। बोलिए भारत माता की।
रायबरेली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो आधार कार्ड एडिट कर उसमें फर्जी पता डाल देते थे। इस आधार कार्ड से शातिर बैंकों में अकाउंट खुलवाकर साइबर फ्रॉड के जरिए पैसों को ट्रांसफर कराते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 शातिर यूको बैंक में खाता खुलवाने के लिए पहुंचे थे, मगर मैनेजर को शक हुआ तो शातिर वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों शातिरों को पकड़ा है। शहर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। के अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कि 5 व्यक्तियों के द्वारा फर्जी आधार कार्ड बना करके बनाया गया था और बैंकों में खाते खुलवाए गए थे। इनके द्वारा यह कार्य साइबर फ्रॉड के मद्देनजर किया गया था। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव से खबर है, जहां पर पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लगभग 3 लाख की जाली करेंसी के साथ एक कार से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जाली करेंसी बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं और आज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए शातिर जाली नोट बाजार में चलाने की फिराक में थे, मगर उससे पहले ही पुलिस ने शातिरों को जेल भेज दिया। जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा जो ऑन डिमांड ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स तैयार किए जाते थे और 1 लाख जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं उसके बदले में ये 30,000 जो ओरिजिनल इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो लेते थे और फिर ये तैयार करते थे ऑर्डर पे, चाहे वो 500 रुपीज़ के हों, 100 रुपीज़ के और 200 रुपीज़, उसके नोट्स की जो फेक इंडियन करेंसी हैं वो तैयार करके ये ऑर्डर पे देते थे। इससे जो इंटेरोगेशन। आगे बढ़ते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पर मर्चेंट नेवी की फर्जी परीक्षा का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार में अल्टरनेट पब्लिक स्कूल में मर्चेंट नेवी की फर्जी परीक्षा कराई जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कूल से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं बरामद की हैं। मर्चेंट नेवी में भर्ती के नाम पे कोई परीक्षा ली जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो परीक्षा हो रही है, संचालित की जा रही है, वो फर्जी है। इस सूचना पे पुलिस टीम गई मौके पे और वहाँ जांच पड़ताल की है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया इसमें फर्जीवाड़े के संकेत मिल रहे हैं। अभी हमारी विस्तृत जांच जारी है और जैसे ही जांच के तथ्य सामने आते हैं इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पत्नी और बेटी के साथ बाजार जा रहे बाइक सवार को सामने से आ रहे बाइक सवार ने यहां टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार आदमी की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटा घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना एका क्षेत्र के रामगढ़ गांव के पास यह हादसा हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। एक और प्रत्याशी मीरापुर से सुम्बुल राणा को अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया। सुम्बुल राणा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मीरापुर से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अब तक 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर यहां पर हम इस वक्त बता रहे हैं आपको। समाजवादी पार्टी ने एक और प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। मीरापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सुम्बुल राणा को उतारा गया है। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा में महिला कांस्टेबल समेत 1 दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल, एक डॉक्टर की भी तबीयत बिगड़ी है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से तबीयत खराब होने की बात सामने आई है। पंडाल में व्यवस्थाएं भी गड़बड़ दिखाई दी। बीमार हुए लोगों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लॉक से निकल रही थी मैडम, चेस्ट पे हाथ रख ली थी, जैसे कि या सांस फूल रही हो या चेस्ट में पेन हो रहा हो, इस तरीके से आई तो मैडम को स्टेज पर डालकर सीधे इमरजेंसी ऑफिस में ले आई। कहाँ की बात है, क्या हुआ? ये महाकाल शिव जी की एक भागवत हो रही है, वहीं पर ही मैडम की ड्यूटी थी, तो वहाँ अपनी ड्यूटी टाइम पे एकदम से अचानक से दिक्कत होने लगी मैडम।
तकरीबन 3 से 4 लाख को। पूर्वोत्तर रेलवे ने नेशनल स्तर के खिलाड़ियों के लिए वैकेंसी निकाली है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर ने ग्रुप सी में 21 और ग्रुप डी में 28 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जूनियर या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के मेडलिस्ट खिलाड़ी 14 नवंबर 2024 तक रेलवे भर्ती सेल की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने अभी खेल कोटा के अंतर्गत कुल 49 वैकेंसीज निकली हैं। ग्रुप डी में 28 हैं, ग्रुप सी में 21 हैं। इनके लिए मानक न्यूनतम कुछ अर्हताएं भी निर्धारित हैं। ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, तो जो भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस योग्यता के अंतर्गत आते हैं, बेसिकली नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट में मेडल होल्डर्स हैं, उसकी सारी जो डिटेल्स हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन उस पर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर वो खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उनका स्पोर्ट्स ट्रायल होता है, जिसके बाद उनकी नियुक्ति होती है। रेलवे ने यहां पर भर्ती निकाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस को मिली है। यह बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस को दी हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है। 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को दी है। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस को यहां पर मिली है। इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद और खैर में अलीगढ़ की खैर विधानसभा की सीट। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, फॉर्मूला क्या होगा? लगातार यह सवाल हो रहा था और अब फॉर्मूला क्लियर हो गया है, गठबंधन हो गया और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। कुल 10 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो बातें चल रही थी, उसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीटें आई हैं। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास गई हैं। कांग्रेस के पास जो सीटें गई हैं वो शहरी इलाकों की सीटें हैं, यानी कि वो सीटें हैं अलीगढ़ की खैर और जबकि दूसरी गाजियाबाद की सीट है। बाकी 8 सीटों की बात करें, उस पर समाजवादी पार्टी खुद लड़ रही है। एक प्रत्याशी को अभी थोड़ी देर पहले उतारा गया है। कुंदरकी में सिर्फ उनका प्रत्याशी बचा हुआ है। बाकी बात करें करहल से, जहां पहले से ही तेज प्रताप यादव प्रत्याशी हैं। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मुल्कीपुर से अजीत प्रसाद, हालांकि चुनाव का वहां ऐलान अभी नहीं हुआ है। कटहरी से शुभावती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद पहले से प्रत्याशी घोषित हैं और कुंदरकी से प्रत्याशी कल तक घोषित कर दिया जाएगा। और फिलहाल जो अटकलें जो थी लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के वो साफ हो गई है। गठबंधन का रास्ता तय है। दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। 8 जो है समाजवादी पार्टी के खाते में विधानसभा सीटें गई है, जबकि 2 सीटें अब पूरी तरह से कांग्रेस के पास गई हैं। उन पर प्रत्याशी घोषित करना उनका काम है। समाजवादी पार्टी खेमे से इस बात को क्लियर कर दिया गया कि 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारें। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर हम देखें तो गाजियाबाद की सीट और खैर की सीट, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का अपना खास वर्चस्व भी रहा है, वोट बैंक भी रहा है। उसके बाद भी ये सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा आगे और ले जाऊंगा कि आपको याद होगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो कि इंडिया गठबंधन का पार्ट समाजवादी पार्टी था, लगातार कह रहा था कि यादव बाहुल्य जो इलाका है जहां पर 28 सीटें आती थी उनको सीट दी जाए, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की तरफ से सीटें नहीं दी गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें साफ तौर से कहा कि अब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना या सीटें लेना बड़ा मकसद नहीं, बल्कि बीजेपी को हराना मकसद है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार, आज सुबह भी उन्होंने वाल्मीकि जयंती के मौके पर बयान दिया, बाराबंकी में बयान दिया, उन्होंने कल भी लखनऊ में एक जगह बयान दिया था कि वो गठबंधन को किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगे। और शायद यही वजह है कि इस फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी चल रही है। ये बात आपकी ठीक एकदम है और राजनीतिक तौर से भी ठीक आप कह रहे हैं कि वहां पर उनका होल्ड है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका शायद इसलिए दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा चुनाव के मौके पर जो एक ट्वीट किया था
कि बीजेपी को हराना उनका बड़ा मकसद है, ना कि गठबंधन के तहत सीटों को लेकर के खींचतान, लड़ाई झगड़ा है। और शायद अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आपने गठबंधन कर लिया, सीटों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन क्या इन 10 सीटों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की जोड़ी प्रचार करते हुए, कैंडिडेट्स के लिए चुनावी जनसभाएं करते हुए भी दिखाई देगी? देखिए, राजनीतिक तौर से देखा जाए अनुपम, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि खास तौर से हरियाणा की विधानसभा चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन के पार्ट थे उनके मोराल में कहीं ना कहीं से कमी और वो तेजी और वो जोश दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, उन्होंने पहले ऐलान किया है कि इन तमाम सीटों पर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनके बड़े नेता इस मैदान में उतरेंगे। हालांकि वो उनकी रणनीति होगी, लेकिन कम से कम सियासी तौर से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी अगर मैदान में रहेंगी तो उनके ना कार्यकर्ताओं का ना सिर्फ मोराल बूस्ट होगा बल्कि चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए, अभी जिस तरह से जो टिकट एक दिया गया है मीरापुर का, वो एकदम से उम्मीद नहीं थी। बात कही जा रही थी कि कादिर राणा की बेटी को उतार दिया जाएगा या उनके बेटे को उतारा जाएगा। फैमिली उनकी ही है, ये बात सच है, लेकिन उनके बेटे के वाइफ को यानी कादिर राणा ने अपनी बहू को मैदान में उतारा, न अपनी बेटी पर न बेटे पे दाव लगाया। सुंबुल राणा जो कि एक युवा प्रत्याशी है, युवा नेता है, तो शायद राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो इस सब के पीछे अपना जो उनका तर्क होता है कि वो जनता के बीच में जाके ज्यादा पॉजिटिव मैसेज दे सके। और शायद बाई इलेक्शन में अखिलेश यादव की तरफ से तो ऐलान है कि वो इलेक्शन में जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी भी कम से कम अगर हरियाणा के इलेक्शन की रिजल्ट को देखे, अति उत्साह में अगर नहीं होगी तो बिल्कुल उनको मैदान में जाना चाहिए। बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा की सीट पर अब कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और इस बीच बड़ी खबर, बहराइच गोलीकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। तो यहां पर यह बड़ी खबर, बहराइच एनकाउंटर पर ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो ठोक देंगे नीति को सब जानते हैं, ओवैसी ने इस बात को कहा है। बहराइच एनकाउंटर पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं, एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में छुट्टी होने की वजह से सुनवाई टली है। 20 फरवरी से राहुल गांधी जमानत पर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराया था और जमानत ली थी। मेरठ में एक बुजुर्ग के साथ ठगी का मामला सामने आया। दरअसल ये ठगी न्यूड कॉल के जरिए की गई। वीडियो वायरल की धमकी देकर पीड़ित से पहले 21,000 रुपए की ठगी हुई। खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताकर छात्रों ने 41,000 की डिमांड की। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने इस मामले को साइबर सेल को ट्रांसफर किया है। तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बताया गया कल देर रात्रि उनके पास एक वीडियो कॉल आया जिसमें एक लड़की आपत्तिजनक अवस्था में थी और उन्होंने इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद से उनके पास कुछ कॉल आ रहे हैं जिसमें उनसे कुछ पैसों की डिमांड की जा रही है। इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच गोलीकांड में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ और अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त एनकाउंटर हुआ उसके ठीक बाद की ये तस्वीरें, जब दोनों आरोपियों को पुलिसकर्मी वहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार पूछताछ भी जारी है।
तो एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत में, जिसमें बेल मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ योगी सरकार लगातार एक्शन ले रहे हैं और साथ ही एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि रासुका के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें बेल नहीं मिलती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी और साथ ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर के दौरान की ये तस्वीरें, जब 2 लोगों के पैर में गोली लगी थी। ये 2 आरोपी सरफराज और तालिब, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। और समय रहते टीम ने लोकेशन ट्रेस की और उसके बाद दोनों को एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया। अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं, बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? बहराइच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों आरोपियों तालिब और सरफराज का जब एनकाउंटर हुआ, पुलिस से आमना सामना हुआ, उसके ठीक बाद की तस्वीरें हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है और पुलिस इनको पकड़ कर ला रही है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, नानकपारा इलाके में जब पुलिस से इनका आमना सामना हुआ, उसके ठीक बाद इन्होंने जब पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, इनके पैर में गोली लगी और पुलिस जब इनको पकड़ कर ला रही थी, उस दौरान की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिस वक्त एनकाउंटर हुआ, उसके ठीक बाद का वीडियो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए, हथियार बरामदगी के लिए पुलिस इनको लेकर जा रही थी। इन्होंने वहां पर जो हथियार छिपा रखा था, उससे पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और उसी जवाबी कार्रवाई में दोनों मुख्य आरोपियों सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। पुलिस इनको पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक लेकर आई है। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्पॉट है जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में गोलीबारी हुई। उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, सरफराज और तालिब, तब पुलिस कैसे इनको पकड़ कर लाई है, ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहराइच हिंसा के इन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से पूछताछ की जा रही है, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आज जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद नानकपारा इलाके में पुलिस इनको लेकर गई हथियार बरामद करने के लिए, वो हथियार जिससे इन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की थी, गोली चलाकर उसका मर्डर किया था, वो हथियार बरामद करने के लिए पुलिस जब इनको लेकर गई तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। और उस जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। आप दोनों को लंगड़ाते हुए देख सकते हैं। पुलिस इनको पकड़कर ले आई है। इनको फौरन नानकपारा सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिला अस्पताल, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। तो महाराजगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में आज इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की, अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी।